स्टूडेंट हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का बात किए थे क्या? नो। तो हम लोग क्या देख रहे थे? मास, पार्टिकल और वॉल्यूम कन्वर्सन फॉर गैस, वो तो देख लिए थे। ओके। यहाँ देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट? जो 100 मान लीजिए मोर देन वन रिएजेंट आपस में रिएक्शन कर रहा है और कोई एक है जो 100% कंज्यूम हो जाए बट दूसरा 100% कंज्यूम नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। इज इट राइट? और दूसरा को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। लिखिएगा, एनी रिएजेंट लिखिए तो इस लाइन को। क्या पिछले क्लास में हम लोग मोलरिटी डिफाइन किए थे? एक बार नोटबुक देखिएगा तो। और परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज वेट बाई नहीं किए हैं, तो सिर्फ क्या डिफाइन किए हैं? मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। इज इट राइट? ठीक है, यहाँ तक आइए।
लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए मैं इस रिएक्शन को बैलेंस मान रहा हूँ हाइपोथेटिकली, ठीक है। कोई बैलेंस रिएक्शन है और रिएजेंट क्या है ए एंड बी और प्रोडक्ट क्या है सी एंड डी, ओके। एंड रिएक्शन इज बैलेंस्ड। और ए का कितना मोल लिए हैं 10 और बी का कितना मोल लिए हैं 8, इज इट राइट? ओके एवरीवन, तो अब आपको देखकर क्या लगता है कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? देखिए डिफिनेशन को पकड़ के रखना है। मैंने ऐसे जनरली स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि इसको कम मोल है तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग एजेंट, बट ऐसा नहीं है। आपको डिफिनेशन में क्या था कि जो विच कंज्यूम कंप्लीटली, राइट? तो उस केस में उसको आसान बनाने के लिए मैंने बोल दिया एनी रिएजेंट विच प्रोड्यूस लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग एजेंट। तो सर प्रोडक्ट तो दो है सी एंड डी, किसको पकड़ें? तो भाई सी और डी में किसी को भी लेके लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लीजिए। सी जिसको बताएगा लिमिटिंग एजेंट, डी भी उसी को बताएगा लिमिटिंग एजेंट, राइट? इसका तो इफ़ देयर आर मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, then for deciding the limiting and we can take any product, right? तो मान लेते हैं कि हम लोग C को ही लेते हैं, तो A के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है? रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल, इज इट राइट? तो इसका 2 मोल से इसका 3 मोल, तो इसका 1 मोल से इसका 3/2, तो इसका 10 मोल से कितना बनेगा? क्या लिख सकते हैं 3/2 × 10? देखिए तो सही है, मतलब 15 मोल बनेगा अकॉर्डिंग टू ए। बी के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा? इसका 4 मोल से इसका 3 मोल, तो इसका 1 मोल से 3/4 मोल, तो इसका 8 मोल से 3/4 × 8, इज इट राइट? 6 मोल। तो विच वन प्रोड्यूस लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ए या बी? बी। इसका मतलब है कि B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और वंस यू डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करेगा B। और पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करने का मतलब है कि प्रोडक्ट भी B के अकॉर्डिंग बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो दूसरा रिएजेंट रहेगा वो भी B के अकॉर्डिंग खर्च होगा। नॉट इसका मतलब A के अकॉर्डिंग B खर्च होगा या B के अकॉर्डिंग A खर्च होगा। पूरे रिएक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? लिमिटिंग एजेंट, इज इट राइट? इसका मतलब यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है, तो विच वन प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, वंस यू डिसाइड दिस इज द लिमिटिंग एजेंट, दिस वन प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, इज इट राइट? तो नोट करके लिखिए प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट as well as other reagents also consumed according to limiting reagent. हो गया ना? यहां तक लिख लिए? नाउ सजेस्ट मी व्हेन रिएक्शन ओवर, ए तो 100% खर्च होगा क्योंकि ये लिमिटिंग एजेंट है, और ए किसके अकॉर्डिंग खर्च होगा? ए खर्च होगा बी के अकॉर्डिंग। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? बी के 4 मोल के लिए ए का कितना मोल खर्च होगा? ऐसे पढ़ेंगे ना भाई, 4 मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड
2 मोल ऑफ ए, इज इट राइट? तो ये सेंटेंस का मतलब नहीं है कि हम लोग बी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो मैंने सेंटेंस लिखा। तो 1 मोल ऑफ बी 2/4, तो कितना मोल ऑफ बी खर्च हुआ? और 8 मोल, तो 8 मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड हाउ मच? 2/4 इंटू 8, 4 मोल। इसका मतलब है कि इसका कितना मोल यहाँ से चला जाएगा? 4 चला जाएगा, बचा कितना रहेगा? 6। इसका मतलब ये किस अमाउंट में था, लिमिटेड या एक्सेस अमाउंट? एक्सेस, यस। और सी और डी किसके अकॉर्डिंग बनेगा? पूरे रिएक्शन को लिमिटिंग एजेंट कंट्रोल करता था। सी क्या ए के अकॉर्डिंग बनेगा या बी के अकॉर्डिंग? बोलिए भाई, बोलना तो आप ही लोग को पड़ेगा। बी के अकॉर्डिंग है, सबको रिप्लाई करना है। तो बी के अकॉर्डिंग होगा तो इसका सी का कितना मोल अभी हम लोग निकाले थे अकॉर्डिंग टू बी? 6 ना। अब पढ़िए 4। अब डी भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा? बी के अकॉर्डिंग। 4 मोल के लिए 5 मोल, तो 1 मोल के लिए 5 और 4, तो 8 मोल के लिए 10 मोल। करेक्ट ना? यस। यहां तक समझ में आ गया? अब इसी में अगर क्वेश्चन ऐसे रहेगा, हाउ मच % ऑफ ए इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन रिएक्शन इज ओवर, कितना % ए का बचा हुआ रह गया, कितना % ए का खर्च हो गया? तो परसेंटेज ऑफ ए लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो इसका अनरिएक्टेड, इसका मतलब कितना बचा रह गया? 6। लिए कितना थे एवरीवन? 10 ना। 6/10 इंटू 100 ऐसे निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ ए लेफ्ट अनरिएक्टेड का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अनरिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टेकन इंटू 100। कितना % बचा रह गया? 60%, राइट? देन हाउ मच % ऑफ ए रिएक्टेड? 40%। ठीक है, चलिए यहां तक आइए। हो गया ना? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिएगा, जो अभी बताए हैं उसके अकॉर्डिंग बताइए तो विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? मैंने ए का 4 मोल लिया, बी का 6 मोल लिया, विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? फर्स्ट तो कोई भी एक प्रोडक्ट को पकड़ लीजिए, राइट? मान लेते हैं सी के बारे में सोच रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, कोई सी एक प्रोडक्ट तो पकड़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अकॉर्डिंग टू ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अकॉर्डिंग टू ए, तो कैसे पढ़ेंगे? 2 मोल से 4 मोल, तो 1 मोल से 4/2, तो 4 मोल से कितना? हाउ मेनी? 8 मोल, इज इट राइट? बी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? 3 मोल से 4 मोल, तो 1 मोल से 4/3, तो 6 मोल से 4/3 इंटू 6, हाउ मेनी? ओके एवरीवन,
तो ए के अकॉर्डिंग कितना मोल बना सी का 8 और बी के अकॉर्डिंग भी कितना मोल बना 8, देन विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? भाई किसी को तो रिप्लाई करना पड़ेगा क्या? यस, इसका मतलब है कि जब दोनों सेम दे रहा है इसका मतलब है कि नो वन इज द लिमिटिंग एंड, इट मीन्स व्हाट, ए और बी एक साथ 100% खर्च हो जाएगा। ए एंड बी बोथ आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, करेक्ट? लिखिए नोट करके नीचे, इन दिस केस नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, in this case no one is the limiting reagent and both are consumed simultaneously. तो जब रिएक्शन ओवर होगा तो इसका भी नहीं बचा हुआ रहेगा, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। और ए कितना बनेगा 8 और ए कितना बनेगा, ए के अकॉर्डिंग बात कीजिए या बी के अकॉर्डिंग, डी का भी सेम ही मोल बनेगा। तो 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से हाफ मोल, तो 4 मोल से 2 मोल। बी के अकॉर्डिंग देखिएगा तब भी आपको 2 ही आएगा आंसर, ठीक है? इन दिस केस नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, और जहाँ पे कोई भी लिमिटिंग नहीं रहेगा देन बोथ आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। ओके, यहाँ देखिए नॉर्मलिटी का क्या डिफिनेशन होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट किसका और लीटर किसका, इक्विवेलेंट सॉल्यूट का और लीटर किसका, सॉल्यूशन का, ये राइट? ओके, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है एवरीवन, मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको रेडॉक्स में पढ़ाया होगा राइट? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, इज इट राइट? ओके, यहां तक लिखते रहिएगा।
मान लेते हैं कि मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट ये मेरा सॉल्यूशन है और इसमें मास ऑफ सॉल्यूट m दिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिखिएगा, मास बाई मोलर मास लिख सकते हैं। और जिस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे बोलते रहिए भाई, मास बाई इक्विवेलेंट वेट। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखिएगा, मास मास कैंसिल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और इक्विवेलेंट वेट के बदले आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा कितना, 1/n फैक्टर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है और n फैक्टर पता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी निकल जाएगा इस फार्मूला से, राइट। चलिए मोलरिटी का फिर से एक बार फार्मूला बोले तो, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, और डिवाइड वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। और नॉर्मलिटी का आपके सामने फार्मूला क्या लिखा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। पहले मोटा मोटी थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें, फर्स्ट। तो सेम सॉल्यूशन का मोलरिटी भी बता सकते हैं, सेम सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी भी बता सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा सॉल्यूशन है, उसमें वॉल्यूम तो दोनों के लिए मोलरिटी हो या नॉर्मलिटी हो, राइट। तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा सेम सॉल्यूशन के लिए, राइट। तो सेम सॉल्यूशन में मोलरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या रहेगा, तो भी और भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा क्या, डिवाइड करते हैं तो क्या लिखिएगा, मोलरिटी बाय नॉर्मलिटी इक्वल टू व्हाट, 1/n फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर, करेक्ट ना। इसका मतलब मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कुछ भी एक पता रहेगा और n फैक्टर का पता हो जाए तो हम लोग दोनों को एक दूसरे में से कन्वर्ट कर सकते हैं फास्ट होने के लिए, राइट। अच्छा, आपको रिडॉक्स में n फैक्टर निकालने के लिए सिखाए थे, रिडॉक्स पढ़ाए या नहीं पढ़ाए आप लोग को, तो पढ़ाए हैं। तो उसमें तो एक n फैक्टर निकालने के लिए ऑक्सीडाइजिंग और एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का तो पढ़ाए होंगे।
ओके एवरीवन, देखिए HCl, HBr, HI, HNO3 एट्सेट्रा, इसमें कोई भी एसिड का वन मॉलिक्यूल आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर कितना H+ रिलीज करेगा? 1। इसका मतलब ऐसा कोई भी एसिड जिसका मैक्सिमम H+ गिवन बाय वन मॉलिक्यूल 1 है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं मोनोबेसिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? मोनोबेसिक एसिड, राइट। तो मोनोबेसिक एसिड का बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड का डिफिनेशन पहले लिख लीजिए। नंबर ऑफ H+ गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर, नंबर ऑफ H+ given by one molecule of acid after dissolving in water। तो बताइए मोनोबेसिक, इन सब का मोनोबेसिक एसिड का बेसिसिटी ऑफ एसिड कितना रहेगा? क्या 1 बोल सकते हैं इन सब का? और जो बेसिसिटी ऑफ एसिड रहेगा वही एन फैक्टर ऑफ एसिड कहलाएगा, ठीक है ना? करेक्ट एवरीवन? तो अब बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के लिए क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, हाँ या ना? और अगर आपका एसिड मोनोबेसिक एसिड है, फॉर मोनोबेसिक, तो मोनोबेसिक एसिड के लिए एसिड रहता तो पढ़ते हैं मोनो, उसको ऐसे मोनोबेसिक एसिड, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोनोबेसिक एसिड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं। तो जिसका एन फैक्टर 1 है, जिसका एन फैक्टर 1 है उसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट रहेगा, सेम हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 से डिवाइड कीजिए, बात तो एक ही है, राइट। इसका मतलब आज के बाद मोनोबेसिक एसिड का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोनोबेसिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम रहेगा, करेक्ट ना? अब लेते हैं डाइबेसिक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए H2SO4, H2SO3 एट्सेट्रा। तो बोलिए H2SO4 का आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर मैक्सिमम कैपेसिटी एक मॉलिक्यूल का कितना H+ देने का है? 2। यस, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ये एक भी तो दे सकता है रिएक्शन में। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि 2H+ न देके 1H+ दे, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो केस बनाएंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा एवरीवन।
if reaction is not mentioned in the problem, then maximum basicity of acid is taken as n factor. अगर रिएक्शन नहीं दिया रहेगा तो जो मैक्सिमम बेसिसिटी ऑफ एसिड है उसी को हम लोग उसका n फैक्टर मानेंगे, करेक्ट ना। और सेकेंड केस, if reaction is mentioned in the problem, then depending upon reaction, अब यहाँ पे हो जाएगा तो बोलिएगा। देखिए मैंने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। कोई रिएक्शन दिया तो जब रिएक्शन नहीं दिया तो इसका n फैक्टर कितना मानिएगा, अभी तो पढ़ा है। यस, तो मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट क्या लिखिएगा इस केस में, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, 49, करेक्ट ना। इसको हटाएं राइट हैंड साइड में, देखिए तो बैलेंस है या अनबैलेंस है, बैलेंस, ओके। इस रिएक्शन में H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल कितना H प्लस दिया है, 1 H प्लस तो बचा रह गया भाई। प्रोडक्ट में इसका 1 H प्लस बचा रह गया, तो रिएक्शन में इसने खर्च कितना किया, एक ही H प्लस, राइट। तब पूछेंगे n फैक्टर ऑफ H2SO4 इन दिस रिएक्शन, तो H2SO4 का तो नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय, अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, जितना H प्लस देगा उस रिएक्शन में वही उसका n फैक्टर कहलाएगा एसिड का। तो यहाँ पे H2SO4 का कैपेसिटी दो देने का था, बट दिया कितना, एक दिया, एक तो इसके पास बचा हुआ है, राइट। तो कितना पकड़ेंगे इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सिर्फ स्पेशली 1, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 यहाँ पे हो जाएगा 98 बाई 1 मतलब 98, इज इट राइट। पूरा एक चैप्टर इस पे चलेगा जिसका नाम है टाइट्रेशन, ओके। साथ में पढ़ाऊंगा आपको ओल्ड बैच के साथ, करेक्ट ना। अभी बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बोलिए इस रिएक्शन में H2SO4 के पास यहाँ पे जब आने के बाद इसके पास कोई भी H प्लस बचा हुआ है सल्फेट आयन के पास, तो इस रिएक्शन में H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल कितना H प्लस दिया, 2, तो n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना रहेगा इस रिएक्शन में, 2 रहेगा। तो इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 मतलब 98 बाई 2 मतलब 49।
तो दो इस 3 एग्जाम्पल से आपने क्या समझा? ओके, मैंने समझा कि डाई बेसिक एसिड या पॉली बेसिक एसिड जिसके पास वो एक से ज़्यादा एसिडिक आयन है उसका इक्विवेलेंट वेट वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इज इट राइट? ये हो गया एग्जाम्पल ए समझाने के लिए, ये हो गया एग्जाम्पल बी समझाने के लिए, ये हो गया एग्जाम्पल सी। अगर रिएक्शन नहीं दिया रहेगा तो उसका मैक्सिमम बेसिसिटी ऑफ एसिड पकड़ेंगे एन फैक्टर, लेकिन अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। करेक्ट ना? हो गया एवरीवन? इसको हटाया जाए। आप लोग का एग्ज़ाम तो शिफ्ट हो गया ना, 4 दिसंबर में शिफ्ट हो गया, राइट? बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन साथ साथ में जिनका जेईई मेन में बैठना है वो अपना प्रिपरेशन को बैलेंस करते रहिए। कल एक टेस्ट रहेगा कैटलिस्ट में जेईई मेन का, और 2 दिन के बाद मेडिकल का सेकंड टेस्ट, पार्ट टेस्ट जो सिलेबस में दिया हुआ है। ओके एवरीवन, अब इतना पढ़ाने के बाद ट्राई बेसिक एसिड अगर रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे H3PO4, तो अरे ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक H3PO4, तो इसका एन फैक्टर के लिए क्या बोलिएगा? जैसे मैंने डाई बेसिक पढ़ाया तो इसमें नहीं रहता कि 2 केस इसमें भी बन जाएगा, हाँ या ना? इसका एन फैक्टर क्या हो सकता है? 3 पार्ट में कर लीजिए, 2 पार्ट। इफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन, रिएक्शन जब नहीं दिया रहेगा, राइट? देन व्हाट? एन फैक्टर कितना पकड़ेंगे? जल्दी से बोलिए। यस, तब इक्विवेलेंट वेट क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3। बट इफ रिएक्शन इज मेंशनड, रिएक्शन अगर प्रॉब्लम में दिया रहेगा तब इक्विवेलेंट वेट क्या क्या हो सकता है? तो सर इक्विवेलेंट वेट हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 या मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। तीनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन, राइट? क्या मैंने सही बोला या गलत बोला? अगर गिवन रिएक्शन में 1H प्लस देगा तो एन फैक्टर 1 लेंगे, 2H प्लस देगा, 2H प्लस खर्च होगा तो एन फैक्टर 2 लेंगे, तीनों खर्च हो जाएगा तो एन फैक्टर 3 लेंगे, राइट? ओके, अब बेस के लिए एसिड के लिए टर्म क्या यूज करते थे? पॉली बेसिक एसिड। तो बेस के लिए क्या यूज करेंगे? एक टर्म यूज होता है पॉली एसिडिक बेस, करेक्ट? जस्ट उल्टा यूज करते हैं टर्म, ठीक है ना? तो मोनो एसिडिक बेस, वैसा कोई भी बेस जिसका एक मॉलिक्यूल आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर 1 OH माइनस सप्लाई करे तो उसका हम लोग नाम क्या बोलेंगे? पॉली एसिडिक बेस, राइट? मतलब नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। इज इट राइट? तो एन फैक्टर ऑफ बेस किसके बराबर रहेगा?
एसिडिटी ऑफ बेस के बराबर रहेगा, करेक्ट ना। तो मोनो एसिडिक बेस के पास कोई ऑप्शन है क्या, चाहे रिएक्शन दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी तो एक, इसका एक मॉलिक्यूल का एक ही OH माइनस अप्लाई करने का रहेगा, करेक्ट। दैट्स वाई इसका ऑलवेज एन फैक्टर क्या पकड़ेंगे, एन फैक्टर इन सब का ऑलवेज 1 रहेगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1, मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बराबर रहेगा, करेक्ट है एवरीवन। इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए, इसका एन फैक्टर क्या रहेगा। नहीं लगता कि सर 2 केस बनाना चाहिए, राइट। इफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन, राइट, तब क्या लेंगे, बोलिए तो, तब लेंगे मैक्सिमम एसिडिटी ऑफ बेस, इज इट राइट। तब यहां पे एन फैक्टर 2 पकड़ेंगे। लेकिन इफ रिएक्शन इज मेंशन्ड, तब एन फैक्टर क्या हो सकता है, तब एन फैक्टर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन, इज इट राइट। हाँ ना, तो कम से कम बोलते रहे भाई जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो सकता है सर, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 भी हो सकता है, जैसा रिएक्शन में दिखेगा, राइट। बोलिए क्या क्या हो सकता है इसका एन फैक्टर, एन फैक्टर इसमें भी 2 केस बना लीजिए, यहां तक लिखिए फर्स्ट। तो एन फैक्टर कितना पकड़ेंगे, 3, यस। बट इफ रिएक्शन इज गिवन इन द प्रॉब्लम, तो जब रिएक्शन दिया रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि उस रिएक्शन में ए बेस 1 OH माइनस दे खर्च करे, 2 खर्च करे या 3 खर्च करे, तब एन फैक्टर का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, तब एन फैक्टर इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, करेक्ट ना। चलिए यहाँ तक आ जाइए। देखिए डायरेक्टली मैंने एक सॉल्ट दे दिया, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कहाँ से मिला है नहीं पता है, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। अब फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं इसका एन फैक्टर,
तो सॉल्ट का n फैक्टर के लिए टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज टेकन एज n फैक्टर ऑफ सॉल्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो इसमें टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, इसको आप ऐसे तोड़ कर देख सकते हैं ना, टोटल लिख लेना है CO3 2 माइनस, तो ऑब्वियसली टोटल यूनिट ऑफ जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही तो निगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसमें टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2, निगेटिव चार्ज भी कितना है, तो टोटल यूनिट ऑफ नेचर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन 2 हो जाएगा, करेक्ट ना। एल्युमिनियम सल्फेट का n फैक्टर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, फास्ट वेरी गुड 2Al3 प्लस टोटल लेना था राइट, एंड 2SO4 3SO4 2 माइनस। तो इसका देखिए तो एक एल्युमिनियम 3 प्लस, बट इसमें इस सॉल्ट में 2 एल्युमिनियम था तो कितना हो जाएगा 6, निगेटिव यूनिट चार्ज भी तो 6 है, दैट्स वाई इसका n फैक्टर कितना पकड़ेंगे 6 पकड़ेंगे राइट। n फैक्टर निकल जाएगा तो क्या इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6, करेक्ट। तो क्या इस तरीके से n फैक्टर ऑफ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग n फैक्टर ऑफ एसिड, n फैक्टर ऑफ बेस और n फैक्टर ऑफ सॉल्ट आप मुझे बता पाएंगे, ठीक है। इसको हटाएं, चलिए एवरीवन। अब डिफिनेशन को ध्यान से पकड़िएगा, मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किस में लेना है सॉल्वेंट का मास, केजी में, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि मोलैलिटी दिया रहे, अब मास ऑफ सॉल्वेंट पता रहे, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू व्हाट, मोलैलिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका यूनिट क्या होगा एवरीवन, मोल पर केजी, करेक्ट है ना। मोल किसका, केजी किसका, वेरी गुड, इस बात को पकड़ के रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मोलैलिटी अगर मैं 2m दे दिया, स्मॉल m, तब आपसे पूछेंगे तो 2m का मतलब, पूरा पढ़िए तो इसको सेंटेंस बनाकर, 2m का मतलब सर 2 मोल पर केजी, करेक्ट बोल रहा हूँ ना।
इसका मतलब 1 kg अगर सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें कितना मोल मिलेगा? 2 मोल सॉल्यूट का। भाई यूनिट भी तो वही है, यूनिट क्या है? मोल पर केजी। मोल पर 2 kg था या मोल पर केजी है? तो अगर इसका मोललिटी दे दिया 2m, इसका मतलब है कि इसका दो मोल सॉल्यूट का रहेगा 1 kg सॉल्वेंट में, राइट? चलिए, आपको कौन कौन सा डिफिनेशन हाथ में आ गया है? मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन भी तो पढ़ा दिए हैं। ओके, परसेंटेज वेट बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसको भी ग्राम में ले लीजिएगा, इसको भी ग्राम में, अगर इसको केजी में तो इसको भी केजी में, ठीक है? अब परसेंटेज वेट बाय वेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इसको भूलना नहीं है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल मत भूलिएगा, ml में इंटू 100। चलिए, क्या आप लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कुछ बोला था? ओके ओके एवरीवन, तो आपका फर्स्ट टर्म में क्या एग्जाम में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपका सिलेबस का पार्ट है। आपसे क्या क्या या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज होगा, मोस्टली क्या क्या आ सकता है? बहुत आएगा तो नॉर्मेलिटी आएगा पूछने के लिए, एग्री ना? या क्या आएगा? देखिए, पूरा मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ एवरीवन, इतना जल्दी पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा। मैं अपना आपको बस उतना तक ही रख रहा हूँ जितना कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट है, ठीक है? नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी, लेकिन इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, डोंट वरी। मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोस्टली किसी भी सॉल्यूशन का इतना टाइप का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? उसमें बहुत अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिगरस प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें से कोई एक दे देंगे। मान लेते हैं आपको मोलरिटी दे दिए, तो मोलरिटी दे के बाकी सब पूछेंगे आपसे निकालने के लिए, करेक्ट? क्योंकि इज इट कंपलसरी कि एक सॉल्यूशन बनाए हैं उसका सिर्फ मोलरिटी बता सकते हैं? ये मेरी मर्जी है ना, मैंने एक सॉल्यूशन बना के दे दिया, राइट? तो उस सॉल्यूशन का मोलरिटी ही सिर्फ हो सकता है या मोलरिटी भी निकाल सकते हैं? तो सर उस सॉल्यूशन का इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं, राइट? यस। अब हेडिंग बना लीजिएगा, सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन conversion of one concentration into other concentration।
सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए प्रॉब्लम लिखिए। और किसी प्रॉब्लम में अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया हुआ हो मेरे प्रॉब्लम में, या जो एग्जाम पूछा जाएगा, तो सॉल्वेंट डिफ़ॉल्ट में वाटर ले लेना है, ठीक है। फाइंड फर्स्ट नॉर्मलिटी, सेकंड मोलालिटी, थर्ड परसेंटेज वेट बाई वेट, फोर्थ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, फिफ्थ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या एसिटिक एसिड। और कुछ बचता है? चलिए तो देखिए स्टूडेंट, आपके सॉल्यूशन में क्या बताया गया है, सॉल्यूशन का मैंने क्या दिया है बताइए। सर आपने मोलरिटी बताया, राइट। तो मोलरिटी तभी बताए होंगे ना जब सॉल्यूशन बना चुके हैं, बिना बनाए हुए सॉल्यूशन तो बताएंगे नहीं मोलरिटी, राइट। मतलब सॉल्यूशन का वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बता रहे हैं आपको, इज इट राइट। तो भाई किसी भी सॉल्यूशन का कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन अब बताने का मतलब है कि आपने सॉल्यूशन बना चुका, करेक्ट ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इट डिपेंड ऑन क्वांटिटी? नो। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, बाकी सब कुछ को निकालने के लिए इस सॉल्यूशन का कितना क्वांटिटी लिया जाए, तो आपका आंसर रहना चाहिए सर एनी क्वांटिटी, आंसर तो सेम ही आएगा, राइट। अनटिल अनलेस उसको डाइल्यूट नहीं किया जाए सेम सॉल्यूशन का, राइट। फॉर कन्वर्सन ऑफ, एक पॉइंट मेरी तरफ से लिख लीजिए, फॉर कन्वर्ट या लिखवा चुके हैं, फॉर कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर कॉन्सेंट्रेशन फॉर ए गिवन सॉल्यूशन इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, इज इट राइट। और नहीं लिखे हैं तो इस लाइन को लिख लीजिए, फॉर कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है एवरीवन? नॉर्मलिटी। क्या रिएक्शन दिया हुआ है? सर नहीं, राइट। तो एसिटिक एसिड का एन फैक्टर कितना पकड़िएगा? इसका मैक्सिमम बेसिसिटी ऑफ एसिड तो एक ही रहेगा, करेक्ट। भाई जब तक हाँ ना बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या समस्या है भाई, किसको पढ़ाएंगे फिर? क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे होना पड़ेगा ना।
चलिए, तो नॉर्मलिटी तो यहाँ से निकल जाएगा, नॉर्मलिटी के लिए एक डिफरेंस है, अभी आज क्लास में भी तो पढ़ा है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 2 into 1 मतलब 2n, इज इट राइट? टीचर का क्या फॉल्ट है? देखिए तो क्लास ले रहे हैं इतना बारिश में भीगते हुए भी ऑफिस आकर कि ताकि आपका टाइम से सब कुछ सिलेबस को फिनिश कर सकें, घर से भी क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, बाद में कैसे समझ में आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन? एक क्लास 11th का टॉपिक था, फिर भी मैंने एफर्ट लगाया कि जो भी 11th का पार्ट कहीं से रिलेटेड है उसको पढ़ाया जाए, घर से भी क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं। देखिए तो क्या मेंटलिटी है बच्चों का, हाँ? बहुत ख़राब लगा, वही अभी मैं अटेंडेंस देखने के लिए गया था। तब बोलते हैं कि क्लास किए यहाँ पे वहाँ पे रिजल्ट नहीं हुआ। भाई क्लास किए, आप कितना सिंसियर हो वो भी तो देखना है। ओके कोई बात नहीं, जितना स्टूडेंट है उन्हीं को ऑनेस्टली पढ़ाना है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ। अब यहाँ पे नॉर्मलिटी तक तो मेरा काम चल गया, जब भी मोलरिटी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक मैं हिंट दे रहा हूँ, मोलरिटी दिया रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सपोज कीजिएगा, कुछ भी वॉल्यूम, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, करेक्ट? 1 लीटर 2 लीटर 1000 लीटर 10,000 लीटर डजंट मैटर, आंसर पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, करेक्ट ना? ओके, उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक अननोन, लेकिन तो सर इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लेंगे या मास ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं? मेरा क्वेश्चन रहेगा, आप मास ऑफ सॉल्यूशन लेके काम कीजिए या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, करेक्ट? लेकिन कहीं कहीं पे होता है कुछ मानने से प्रॉब्लम थोड़ा सा फास्ट बन जाएगा, कुछ मानने से प्रॉब्लम थोड़ा स्लो रहेगा। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि मोलरिटी जब दिया रहेगा तो कोशिश कीजिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मानने का, कहीं पे हिंट में लिख लीजिए, तब थोड़ा ज़्यादा फास्ट हम लोग बना पाएंगे, करेक्ट? बट इसमें इसके बाद क्वेश्चन है कि आपने वॉल्यूम ही क्यों ले लिया, मैं फिर मेरा आंसर रहेगा मास ऑफ सॉल्यूशन भी लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, आंसर आएगा ही आएगा, करेक्ट? क्योंकि ये मेरा ही स्टेटमेंट है कि 1 कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, उसके हेल्प से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना रहेगा तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। उस क्वांटिटी में क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं और मास भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, करेक्ट? तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया जाए? चलिए मैं भी लीटर ले लेता हूँ, सबसे बढ़िया तो ये रहेगा, भी को 1 मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा, 10 मान लीजिएगा, 1000 लीटर मान लीजिएगा, 1 लाख लीटर मान लीजिएगा, करेक्ट? तो सबसे बेस्ट है ना। एम इंटू भी क्या देता है, बोलिए? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का, राइट? यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एम कितना है, 2 ना, अब वॉल्यूम कितना है, v लीटर, तो क्या 2 भी मोल लिख दें यहाँ पे? जितना आप मानकर काम करना स्टार्ट किए तो इसका मतलब 2 भी क्या है, 2 भी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन v लीटर, इज इट राइट? यस, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे किसमें, इतना लीटर में, तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए आपने मोल तो सॉल्यूट का निकाल दिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 2 भी है, हम एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60, तो क्या 120 भी ग्राम लिख सकते हैं एवरीवन।
जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, जो लोग वीडियो फॉलो करेंगे, तो नंबर यहाँ पे मैंने V लीटर माना है, तो उसमें m इंटू वी मोलरिटी अगर दिया रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिए हैं, मान लिए हैं, तो m इंटू वी गिव्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 मोलरिटी के बदले मैंने लिखा, V सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बदले, तो ये मिल गया 2V इज द मोल ऑफ सॉल्यूट। और इस मोल ऑफ सॉल्यूट में मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट इतना रहेगा, मोल इंटू मोलर मास, और एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, तो 120 ग्राम, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? सर मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा क्योंकि आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम माना है V लीटर, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का ले रहे हैं तो डेंसिटी भी किसका लेंगे, सॉल्यूशन का, करेक्ट। लेकिन डेंसिटी किसमें मैंने आपको दिया था, ग्राम पर लीटर पर एमएल में या ग्राम पर लीटर में, फास्ट 1.2 ग्राम पर एमएल था ना। ओके, तो वॉल्यूम को लीटर को क्या एमएल में कन्वर्ट कर दें, तो V लीटर को एमएल में कन्वर्ट करने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.2 ग्राम पर एमएल, सही है ना एवरीवन। एमएल और एमएल आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना ग्राम, 1200 इंटू V ग्राम, यहाँ तक सही है। अब यहाँ देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूट भी निकल गया, तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल पाएंगे? तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, बातों को समझते हुए आगे बढ़िएगा, इन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब एक मिनट यहाँ रुकिए, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं देता तो क्या आपसे मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल पाता? इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम, बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ध्यान से चीज़ों को समझना है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम देन कैन बी फाइंड आउट मास ऑफ द सॉल्वेंट। सर कैसे फिर फाइंड आउट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन पता ही नहीं चलता, राइट। कितना हो जाएगा एवरीवन, ठीक है ना। ओके, अब मोललिटी का फार्मूला बोलिए, डिफिनेशन क्या होता है? सर मोललिटी का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, बोलिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में। और मास ऑफ सॉल्वेंट आप नहीं निकाल पाते अनटिल अनलेस जब तक मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इस केस में नहीं देता, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, जितना आप लेकर काम किए उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। तो आपने V लीटर लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, 2V और डिवाइडेड बाय हाउ मच मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। गलत बात, 1 ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। केजी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, यस। तो 2V इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, 1080V। देखिए स्टूडेंट, V और V लास्ट में कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, तो क्या वॉल्यूम पे डिपेंड किया कि कितना वॉल्यूम हम लोग लिए थे। दिस इज द रीजन, मैं जानबूझ के V लीटर लिया था आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। अब V अगर 1 लीटर लेते तो 1 और 1 आता, कैंसिल होता, 10 लीटर लेते और अगर कैलकुलेशन में 10 को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते तो 10 और 10 आगे चल कैंसिल, 1000 लीटर लेते तो 1000 और 1000 यहाँ पे लास्ट में आता और कैंसिल होता, राइट।
इसका मतलब है कि मोलरिटी से मोलरिटी आने के लिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कुछ भी वॉल्यूम लेकर बनाएंगे तो सबसे आसान आज के बाद क्या रहेगा आपके लिए, 1 लीटर मानना। ये भी लीटर तो मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए लिया, राइट। ये आपका रहा मोलरिटी, करेक्ट। 200 को 108 से डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड कीजिए तो कितना आता है, 1.85 m, करेक्ट। चलिए उसके बाद और क्या निकालना था, परसेंटेज वेट बाई वेट, राइट। परसेंटेज वेट बाई वेट का फार्मूला क्या था, फर्स्ट मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इज इट राइट। भी और भी कैंसिल, कितना हो जाएगा एवरीवन, 10%। देखिए तो सही है, यस। उसके बाद क्या निकालना था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का क्या डिफिनेशन था, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेना था, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना था, ml में, जहां तक मुझे याद है, राइट, इंटू 100। एक कन्वेंशन है, अब भी से भी कैंसिल, तो 12% वेट बाई वॉल्यूम, इज इट राइट। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या फार्मूला लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 भी था ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 2 भी और प्लस, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट कर सकते हैं, और सॉल्वेंट अगर मेंशन नहीं रहेगा तो डिफॉल्ट में क्या लेंगे, वाटर ना। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था, यही तो आया था, देखिए सब लोग सही है, देखिए तो 18 इंटू 6 कितना होता है, 18 इंटू 6, 18 इंटू 6, 108। क्या 60 भी लिख दें, भी और भी आपस में कैंसिल, हाउ मच, 2/62। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड है, और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल लीजिएगा, तो 1 में माइनस कर दीजिएगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, तो मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इज इट राइट। चलिए तो देखिए कितना बढ़िया रहा, एक कॉन्सेंट्रेशन दिए थे मोलरिटी और साथ में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिए, उस वहाँ से क्या सारा कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए एकदम सिस्टमैटिक वे में। इसको हटाया जाए, अब देखिए ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर मोलरिटी से मोलरिटी निकालना हो या मोलरिटी से मोलरिटी पे आना हो, ब्रिज का काम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करेगा, विदाउट नोइंग द, अगर प्रॉब्लम में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा आपसे नहीं बनेगा, डैम श्योर। इसका मतलब फॉर कन्वर्सन ऑफ मोलरिटी इनटू मोलरिटी एंड मोलरिटी इनटू मोलरिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी गिवन इन द प्रॉब्लम, करेक्ट, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए।
For conversion of molarity into molality and vice versa, for conversion of molarity into molality and vice versa, density of solution must be given in the problem. इस बार मैंने क्या दिया, मोललिटी, स्मॉल एम दिखाए हैं ना। फाइंड, पहला क्वेश्चन मोलरिटी, सेकेंड क्वेश्चन परसेंटेज वेट बाई वेट, थर्ड क्वेश्चन परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, फोर्थ क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। इसको आप लोग ट्राई कर पाएंगे? ट्राई कीजिए तो। वन 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml।
आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या क्या मान रहे हैं? ओके एवरीवन, आप लोग इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, इसी प्रॉब्लम से। तब तक आप इसको बना के रखिएगा, ठीक है ना। बट इसमें मान क्या रहे थे आप सब? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ले रहे थे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे या मास ऑफ सॉल्वेंट? वॉल्यूम को ले रहे थे, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। बट एक इसमें मैं ट्रिक बताता हूँ। जब मोलालिटी दिया रहेगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट मान लीजिएगा 1 kg, ज़्यादा फास्ट बनाइएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीजिएगा तब भी बनेगा, कुछ भी लेने से बनेगा। बट मोलरिटी रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिएगा 1 लीटर। अब मोलरिटी रहेगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट ले लीजिएगा 1 kg, तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है।